हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इससे पहले हम हेनरीज लॉ देख चुके हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ये हम देख चुके हैं। इस वीडियो में जनरली हम लिक्विड से बने हुए सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे, मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड और सोल्यूट भी लिक्विड। लिक्विड को लिक्विड में डुबाने के बाद में किस तरीके के सॉल्यूशन बन सकते हैं, उन्हीं को हम कैटेगराइज करते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि सॉलिड और सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड अवस्था में है। तो देखिए, दो डायग्राम्स दिख रही हैं आपको। पहली डायग्राम, यहां पर ये ब्लू कलर जो दिख रहा है वो लिक्विड अवस्था है, और जो पार्टिकल्स ऐसे दिख रहे हैं सर्कल्स में वो पार्टिकल्स है, लिक्विड के पार्टिकल्स यहां पर। और पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। अब समझिए, इस वीडियो में हम जनरली स्टडी करने वाले हैं वेपर प्रेशर, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करके एक टर्म होती है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसमें हम सॉलिड सोल्यूट को जब लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं, सोल्यूट है सॉलिड, सॉल्वेंट है लिक्विड, और उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसके वेपर प्रेशर को हम स्टडी करते हैं राउल्ट्स लॉ में। यहां पर भी हमें राउल्ट्स लॉ देखना है, लेकिन यहां पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड रहेंगे। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट, उससे बना हुआ जो सॉल्यूशन रहता है उसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में डिस्कस करेंगे। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में होता है तो प्रोसेस का नाम क्या होता है? वेपराइजेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है तो वेपराइजेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट के पहले किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है तो प्रोसेस का नाम इवेपोरेशन। वही डिफरेंस होता है वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में। हमें इस वीडियो में इवेपोरेशन से मतलब है। तो मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इस लिक्विड को ढक्कन लगा के रखा हुआ है, ब्लैक कलर से जो किया हुआ है ढक्कन लगा के रखा हुआ है। तो शुरुआत में क्या होगा, यहां पर खाली जगह है, मतलब गैसेस के कुछ पार्टिकल्स रहेंगे, खाली जगह है यहां पर। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर की अवस्था में जाएंगे, लिक्विड की अवस्था छोड़ के गैस की अवस्था में जाएंगे। तो शुरुआत में 5 मॉलिक्यूल्स जाएंगे, फिर 10 मॉलिक्यूल्स जाएंगे, फिर 15 मॉलिक्यूल्स जाएंगे। तो ऐसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर की अवस्था में जाएंगे। तो वेपर्स यहां की जो खाली जगह है उसको ऑक्यूपाई करेंगे, और वेपर्स की टेंडेंसी मतलब गैस की टेंडेंसी क्या है? यहां वहां घूमने की। गैस के मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो वो यहां वहां घूमते रहते हैं। तो ये वेपर्स भी यहां वहां जितनी इनको जगह अवेलेबल है उतनी जगह पर घूमेंगे। तो वो जो कंटेनर है उसकी दीवार को भी टकराएंगे, ऊपर वाला जो ढक्कन है उसको भी टकराएंगे, और ये जो लिक्विड का सरफेस है उसको भी टकराएंगे। और लिक्विड का सरफेस मतलब मान लीजिए मेरा हाथ जो है, मेरे पाम ये है, इसके नीचे लिक्विड है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो अपने नीचे लिक्विड से कांटेक्ट में है और अपने ऊपर हवा के कांटेक्ट में है, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे सरफेस के मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड अवस्था और गैस की अवस्था को सेपरेट कर रहे हैं। नीचे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए? सरफेस के मॉलिक्यूल्स। तो वेपर्स उस कंटेनर की दीवार से भी टकराएंगे और लिक्विड के सरफेस से भी टकराएंगे। तो जब वो लिक्विड के सरफेस से टकराते हैं तो वो एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर। तो जो वेपर्स हैं वो लिक्विड के सरफेस से टकराएंगे और एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो वेपर सप्लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो कैसे डिफाइन करेंगे?
the pressure exerted by the vapors on the surface of the liquid which are in equilibrium with the liquid is called vapor pressure. तो किसको बोलेंगे वेपर प्रेशर? प्रेशर जो अप्लाई किया जा रहा है वेपर्स से. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड विच आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. अब ये जो शब्द है इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड अवस्था छोड़कर वेपर की अवस्था में जा रहे हैं, उसी समय दूसरे वेपर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर लिक्विड अवस्था में आ रहे हैं. जब इवेपोरेशन शुरू होगा तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स लिक्विड अवस्था से वेपर अवस्था में जाएंगे, फिर उसके बाद में 3 मॉलिक्यूल्स लिक्विड अवस्था से वेपर अवस्था में जाएंगे, मतलब टोटल 5 मॉलिक्यूल हो गए. शुरुआत में प्रोसेस का नाम क्या? इवेपोरेशन. शुरुआत में इवेपोरेशन ज्यादा, लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर अवस्था में जाने वाली प्रोसेस ज्यादा. शुरुआत में इवेपोरेशन ज्यादा, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर कंडेंसेशन का रेट भी ज्यादा. बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होता है तो प्रोसेस का नाम इवेपोरेशन, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ के लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन. तो इक्विलिब्रियम में जितने मॉलिक्यूल्स, इक्विलिब्रियम अवस्था में जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड अवस्था से वेपर अवस्था में जाएंगे, एट द सेम टाइम दूसरे वेपर मॉलिक्यूल्स, उतने ही नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के लिक्विड अवस्था में आएंगे. तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम की अवस्था. तो उससे मैं यहां लिख लेता हूं, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया उसी को लिख कर दे रहा हूं. At equilibrium, rate of evaporation is equal to rate of condensation. चलिए, तो factors on which vapor pressure depends. तो 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर की अवस्था में जाएंगे, उतने ज्यादा वेपर्स के मॉलिक्यूल बनेंगे और उतना ज्यादा वेपर प्रेशर. जितना ज्यादा इवेपोरेशन उतना ज्यादा वेपर प्रेशर. तो पहला है नेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड. और दूसरा है टेम्परेचर. तो ये कैसे वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं समझाता हूं. मान लीजिए हमने 3 कंटेनर लिए. एक में रखा है हमने पेट्रोल, एक में रखा है हमने वाटर, और एक में रखा है हमने कुकिंग ऑयल. कुकिंग ऑयल. तो मुझे एक बात बताइए, पहले कौन इवेपोरेट होता है? अगर 3 कटोरियां आप रख देंगे खिड़की के पास में, एक में पेट्रोल, एक में पानी, एक में ऑयल, तो सबसे पहले लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर अवस्था में कौन भागेगा? सबसे पहले भागेगा पेट्रोल. 2 मिनट में इवेपोरेट हो जाएगा. पानी को इवेपोरेट होने के लिए ऑलमोस्ट
2 दिन लग जाएंगे कटोरी के पानी को, 2 से 3 दिन, वो डिपेंड करता है कौन सा सीजन चल रहा है। समर सीजन चल रहा है तो जल्दी पानी उड़ेगा। और ऑयल उसी टेम्परेचर पे अगर आप उसको 6 महीने भी रखेंगे तो वहां से इवेपोरेट जल्दी नहीं होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड, पेट्रोल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, लेकिन ऑयल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। आपस में पार्टिकल्स को पकड़ के रखने की पावर ऑयल के पार्टिकल्स की ज्यादा, एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखते हैं। उसके बाद में वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, और पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के नहीं रखते, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो मैटर की अवस्था तय करते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड काइनेटिक एनर्जी। आईएमएफ ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम, मतलब सॉलिड अवस्था। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, आईएमएफ नहीं के बराबर, मतलब गैस की अवस्था। लेकिन हम यहां लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। यहां ऑयल के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कंपेयर टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पेट्रोल में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कंपेयर टू दैट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमएफ, सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑयल में है। इंटरमीडिएट, इन दोनों के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में वाटर के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग, लेकिन ऑयल के कंपैरिजन में वाटर के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट आईएमएफ, इन दोनों के कंपैरिजन में बीच में आते हैं इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वेरी लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा? जो सबसे पहले वेपर बनेंगे उनका वेपर प्रेशर ज्यादा। तो लिक्विड हैविंग minimum intermolecular forces have more vapor pressure। जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम, उसके वेपर प्रेशर ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, ऑयल 200 डिग्री, कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूं, और कुकिंग ऑयल में भी अगर आप अलग अलग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहता है। तो एवरेज अगर मैं पकड़ के चलूं, एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कुकिंग ऑयल, तो वो नियर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस है, 200 डिग्री तक गर्म होता है। 200 डिग्री तक वो लिक्विड अवस्था में रहता है, 200 डिग्री के बाद में वो भी वेपराइज हो जाएगा। तो पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम मतलब वो लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर अवस्था में जल्दी चला जाएगा। जितने ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। लिक्विड्स हैविंग मिनिमम आईएमएफ वैल्यू विल हैव मोर वेपर प्रेशर। और दूसरा है टेम्परेचर। पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस पे भी वो क्या ठंडा रहेगा? क्या नहीं, गर्म। तो 80 डिग्री पे और एक और टेम्परेचर कम कर लेता हूं, 70 डिग्री सेल्सियस पकड़ लीजिए। तो 70 डिग्री पे पानी जितना गर्म होगा उससे ज्यादा 80 डिग्री पे गर्म होगा, और उससे ज्यादा 90 डिग्री पे गर्म होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड अवस्था छोड़कर वेपर अवस्था में जाएंगे। तो टेम्परेचर ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। मोर द टेम्परेचर more molecules
will evaporate. And hence more the vapor pressure. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने कम, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा, टेम्परेचर जितना ज्यादा, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा। चलिए इसको सेव कर लीजिए। कर लिया सेव। चलिए अब हमने पढ़ा है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन। मैं सॉल्वेंट में हमेशा लिक्विड लेता हूं, मान के चलिए लिक्विड, लिक्विड, और तीसरा उसमें भी हम सॉल्वेंट लेंगे, लिक्विड। जनरली सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब हम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो सॉल्वेंट को हम जनरली लिक्विड रख रहे हैं। तो लिक्विड में हम सॉलिड डाल सकते हैं तो सॉल्यूशन बन सकता है, सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन बन सकता है, गैस प्लस लिक्विड सॉल्यूशन बन सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन बन सकता है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड से बनने वाले जो सॉल्यूशंस है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में सॉलिड और लिक्विड से बना हुआ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर अगर उनका स्टडी करना रहा ऐसे सॉल्यूशन का तो हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, उसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, ये हम हेनरीज लॉ में पढ़ चुके हैं ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसमें गैस सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो। यहां पर हम बात कर रहे हैं लिक्विड प्लस लिक्विड इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, उससे बना हुआ सॉल्यूशन। ये मान लीजिए है लिक्विड ए, ये है लिक्विड बी। लिक्विड ए, ये व्हाइट कलर के बॉल्स मतलब आपस में उनका इंटरेक्शन, ये ग्रीन कलर के बॉल्स उनका आपस में इंटरेक्शन, ये दोनों को हमने मिक्स कर दिया, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, उससे बना हुआ सॉल्यूशन, वो हमें स्टडी करना है। तो क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हम पढ़ते हैं वो लिक्विड लिक्विड से बना हुआ सॉल्यूशन होता है। तो देखिए ये लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड ए, ये व्हाइट कलर का बॉल अपने जैसों के साथ में ही इंटरैक्ट कर रहा है, अपने जैसों के ही कांटेक्ट में है। ये ग्रीन कलर का बॉल अपने जैसों के ही कांटेक्ट में है मिक्स करने के पहले, लेकिन मिक्स करने के बाद व्हाइट वाला ग्रीन वाले बॉल के साथ में भी इंटरैक्ट कर रहा है और ग्रीन वाला व्हाइट वाले के साथ में भी इंटरैक्ट कर रहा है। लिक्विड ए में ए इंटरैक्शंस है, लिक्विड बी में बी इंटरैक्शंस रहेंगे, और सॉल्यूशन में यहां पर ए इंटरैक्शंस भी है, बी इंटरैक्शंस भी है और ए बी इंटरैक्शंस भी है। चलिए तो राउल्स लॉ, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रैंकोइस मार्टे राउट। (1886) में इसने रिलेशन दिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मेड फ्रॉम टू लिक्विड्स, तो क्या रहेगा। चलिए मैं लिखता हूं यहां पर स्टेटमेंट, यहां लिखता हूं जगह नहीं बचेगी। राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids
द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है बताता हूं, ऑफ कंपोनेंट्स of solution is equal to the product of, product बोले तो multiplication, product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। ये हो गया राउल्स लॉ फॉर ऐसा सॉल्यूशन जो लिक्विड से ही बना है, मतलब सोल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एट इट्स मोल फ्रैक्शन। अब समझिए इसको, ये सॉल्यूशन है तो यहां पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड्स, दो लिक्विड से बना हुआ सॉल्यूशन, दोनों लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर अवस्था में जाते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन और यहां से ग्रीन वाले बॉल्स भी ऊपर वेपर बन रहे हैं, व्हाइट वाले बॉल्स भी ऊपर जाके मतलब वेपर बन के ऊपर जा रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा उसको मान लीजिए, मैं बोलता हूं P, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो होगा मान लीजिए P, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 1 atm। है नहीं, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है 1 atm। तो उस वेपर प्रेशर में दोनों के कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब सॉल्यूशन नहीं बना था तो लिक्विड ए जो था ये भी वेपर बन सकता है, वोलाटाइल लिक्विड है। लिक्विड बी ये भी वोलाटाइल है, ये भी वेपर बन सकता है, मतलब वेपर प्रेशर अप्लाई कर सकता है। जब दोनों का सॉल्यूशन बनाया गया तो दोनों के लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर अवस्था में जाते हैं और दोनों मिलके सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिनको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मेड अप ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आप इसको सोल्यूट बोलेंगे तो इसको सॉल्वेंट बोलिए, या फिर इसको सोल्यूट बोल रहे हैं तो इसको सॉल्वेंट बोलिए अपने हिसाब से। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 1 atm। तो उस वेपर प्रेशर को दोनों के पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो Pa प्लस Pb इज इक्वल्स टू हो जाएगा P, Pa प्लस Pb इज इक्वल्स टू हो जाएगा P। और P कितना आया मान लीजिए 1 atm, 1 atm। तो ये Pb जो है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, दोनों का वेपर प्रेशर अगर हम ऐड करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 1 atm। इसका मतलब ये दोनों का जो वेपर प्रेशर रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो रहेगा वो 1 atm से कम रहेगा। ये रहेगा हो सकता है 0.6 atm और ये रहेगा मान लीजिए 0.4 atm, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही तो 1 atm बनेगा। तो इस 1 atm को जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, उस 1 atm को ये दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, इसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। टोटल वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रहा है पीबी एंड पीए। तो पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। मान लीजिए यह आया पीए इज इक्वल्स टू 0.4 एंड पीबी इज इक्वल्स टू 0.6 atm। तो पार्शियल वेपर प्रेशर की बात हो रही है यहां पर। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स
of solution is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction. तो देखिए PA plus PB is equals to P. तो PA ये रहेगा PA नॉट इंटू XA प्लस PB is equals to PB नॉट इंटू XB. Vapor pressure of pure component A, vapor pressure of pure component B, PB naught, PA naught. Product of partial vapor pressure of component A and its mole fraction. Partial pressure of B is equals to vapor pressure of pure component B and its mole fraction is equals to ये आ जाएगा. अब मैंने आपको तो बताया 0.4 प्लस 0.6 इज इक्वल्स टू 180. तो ये जो 0.4 है इसका PA का वो किसके बराबर आना चाहिए? ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 0.4, ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 0.6, तब जाके ये बनेगा 180 इस हिसाब से. तो मान लीजिए आप इसको सोल्यूट बोल रहे हैं, इसको सॉल्वेंट बोल रहे हैं. ये लेंगे हम 10 ml, तो ये लेंगे 90 ml, ताकि दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना बनेगा 100 ml. ये 10 ml तो ये 90 ml, ये 20 ml तो ये 80 ml, ये 30 ml तो ये 70 ml, ये 40 ml तो ये 60 ml. ऐसा कॉन्सेंट्रेशन इसका धीरे धीरे बढ़ाइए, इसका कम करते चलिए और सॉल्यूशन का कुछ तो भी वेपर प्रेशर रहेगा. तो हर एक कॉन्सेंट्रेशन पे जब ये 10 लेंगे ये 90 लेंगे तो वहां पर ये वाला लॉ फॉलो होना चाहिए. दिस इज राउल्ट्स लॉ. ये 20 लेंगे ये 80 लेंगे तब भी ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म फॉलो होना चाहिए. ये 30 लेंगे ये 70 लेंगे तब भी ये मैथमेटिकल फॉर्म अप्लाई होना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन. Those solutions which follow Raoult's law over entire range of concentration, they are called ideal solutions. Those solutions which obey Raoult's law over entire range of concentration, those solutions are called as ideal solutions. Ideal solutions मतलब क्या? ऐसे लिक्विड से बने हुए सॉल्यूशंस जो इस फॉर्म को, मैथमेटिकल फॉर्म को हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे फॉलो करते हैं. दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशंस. और जो नहीं फॉलो करेंगे उनको बोलेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. बस. तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसके लिए डेल्टा वी डेल्टा एच क्या, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है उनके लिए डेल्टा एच डेल्टा वी क्या, वो हम अगली स्लाइड्स में स्टडी करेंगे. पहले आप इसको सेव करो. आई होप आपको समझ में आया होगा जो बताया है. कर लिया? चलिए यहां पर इसी स्लाइड में एक चीज लिखाता हूं, वो आपको भी अपनी नोटबुक में लिखनी है. तो देखिए यहां पर P मतलब क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन. और PB मतलब होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन. पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब क्या, मैंने अभी आपको लिखाया है, बताया है कि
अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटीएम है तो उस 1 एटीएम में हो सकता है एक 0.4 एटीएम कंट्रीब्यूट करे और एक 0.6 एटीएम कंट्रीब्यूट करे। तो ओवरऑल वेपर प्रेशर कितना 1 एटीएम। तो पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, पीए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और ये पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन देयर प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। क्योंकि यहां देखिए सॉल्यूशन जब बना तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो तो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना उस वेपर प्रेशर को, लेकिन प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, और उसी का मोल फ्रैक्शन। तो पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी और पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। हमें इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी। ये रिलेशन से हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एक दूसरे से डिफर करेंगे। तो ये पहले आप सेव कर लीजिए, फिर से इसको प्लीज अपने नोटबुक में लिखिए। हो गया, चलिए अब ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस, उनको हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो लिखा हुआ है डेफिनेशन, दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन are called ideal solutions, and those solutions which does not obey Raoult's law over entire range of concentration are called non-ideal solutions। तो वो डायग्राम जो मैंने लास्ट पेज पर ये डिजिटल डायग्राम जो बताई थी, ये यहां पर भी लिखी हुई है। आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये बाइफर्केशन किया, तो इधर आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा, इधर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। यहां पर कौन सा है, ए इंटरैक्शन, ये व्हाइट कलर के बॉल्स, ये कौन सा, बीबी इंटरैक्शन, और दोनों को मिक्स किया तो ये सॉल्यूशन बन गया। तो यहां पर ए इंटरैक्शन भी है, बीबी इंटरैक्शन भी है और ए बी इंटरैक्शन भी है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ए बी इंटरैक्शंस, क्योंकि दोनों को मिक्स किया ना, ए और बी दोनों को मिक्स किया, तो ए बी इंटरैक्शंस are similar to AA interactions and BB interactions। मतलब कंपोनेंट A और कंपोनेंट B को मिक्स करने के बाद ए के साथ में भी इंटरैक्ट कर रहा है, व्हाइट वाला व्हाइट वाले के कांटेक्ट में भी है, ग्रीन वाला ये बी इंटरैक्शंस, ग्रीन वाला ग्रीन वाले के साथ में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, और ए वाला बी वाले के कांटेक्ट में भी आता है। तो मिक्स करने के बाद में ए बी इंटरैक्शन, मिक्स करने के पहले तो सिर्फ ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन, मिक्स करने के बाद ए इंटरैक्शन भी है, बी इंटरैक्शन भी है, ए बी इंटरैक्शन भी है। तो मिक्स करने के बाद ए बी इंटरैक्शंस आर सिमिलर टू ए इंटरैक्शंस एंड बीबी इंटरैक्शंस, इसीलिए तो वो आइडियल सॉल्यूशन में आता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर ए इंटरैक्शन, बीबी इंटरैक्शन और ये रहा हमारा ए बी इंटरैक्शन। यहां पर ए बी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, तो मिक्स करने के बाद में और मिक्स करने के पहले उनका आपस में इंटरैक्शन जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ए बी इंटरैक्शंस आर डिफरेंट, बोले तो नॉट सिमिलर, आर डिफरेंट देन ए इंटरैक्शंस एंड बीबी इंटरैक्शंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसा हिसाब रहेगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ए बी
का इंटरेक्शन सिमिलर है ए के इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन, और नॉन आइडियल के लिए ए बी का इंटरेक्शन इज डिफरेंट देन ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन। अगर हाँ, यहां पर ए बी इंटरेक्शन भी है, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन और ए बी इंटरेक्शन भी है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशंस होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी 0। मतलब समझिए, अगर मैं 100 ml A को ऐड करता हूं 100 ml B, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, ए बी सॉल्यूशन, बराबर, ए बी सॉल्यूशन बनेगा। ए कितना लिया है 100 ml, बी कितना लिया है 100 ml, तो ये ए बी सॉल्यूशन कितना बनना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से, 200 ml ए बी सॉल्यूशन 200 ml का बनना चाहिए। तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, देखिए, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग माइनस वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग। तो देखिए, सॉल्यूशन बनाने के बाद में कितना बना 200 ml, और सॉल्यूशन बनाने के पहले दोनों का वॉल्यूम कितना था 100 ml, मतलब 200 ml ही था। तो ये होगा 200 ml माइनस 200 ml, तो 200 माइनस 200 क्या आया 0। तो डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी 0, कब, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तब। तो देखिए, डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी 0। तो अगर ये 100 ml लिया ए कंपोनेंट, 100 ml बी कंपोनेंट, तो ए बी जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनना चाहिए 200 ml का प्लस। दूसरी कंडीशन, डेल्टा एच शुड बी, डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी 0, विल बी 0 या फिर शुड बी 0, डेल्टा एच मिक्सिंग। अब ये डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब क्या है, मान लीजिए ये कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन ए बी। ये लिया, ए का टेम्परेचर था मान लीजिए 32 डिग्री सेल्सियस, बी का भी कितना था 32 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो यहां 64 डिग्री मत कर देना, दोनों को ऐड करने के पहले दोनों का टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री 32 डिग्री, तो ये भी कितना होना चाहिए, ए बी इंटरेक्शंस चालू होने के बाद में 32 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। तो डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0। तो डेल्टा एच दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी या फिर चेंज इन हीट कंटेंट। ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा भी है थर्मोडायनेमिक्स में। तो चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, लेकिन कौन सी, मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद में माइनस मिक्स करने के पहले, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच आफ्टर मिक्सिंग, एच बिफोर मिक्सिंग। तो 32 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए और 32 डिग्री सेल्सियस ऑफ बी, दोनों को ऐड करेंगे सॉल्यूशन बनेगा यहां पर ए बी सॉल्यूशन। तो उसका भी टेम्परेचर क्या आना चाहिए 32 डिग्री सेल्सियस। तो 32 माइनस 32, तो डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी 0। मतलब ना एंडोथर्मिक ना एक्सोथर्मिक, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता मिक्स करने के बाद, अगर टेम्परेचर बढ़ता उस चीज का तो हम बोलते एंडोथर्मिक, टेम्परेचर कम होता तो हम बोलते एक्सोथर्मिक। वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगली स्लाइड में बताऊंगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी शुड बी 0, डेल्टा एच शुड बी 0। यहां लिखता हूं डेल्टा वी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एच भी क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0। अब आते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में। तो आइडियल के लिए अगर डेल्टा वी
0 है तो नॉन आइडियल के लिए डेल्टा वी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा वी बोले तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग माइनस वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग कितना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 100 ml ए लिया और 100 ml बी लिया, तो सॉल्यूशन आइडियल अगर होता तो क्या बनता 200 ml। लेकिन मान लीजिए 200 ml नहीं बना, यह बन गया 198 ml। मतलब 100 ml ए 100 ml बी दोनों को अच्छे से मिक्स किया तो 198 ml बन गया। तो वॉल्यूम कम हुआ, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए। ए बी इंटरैक्शन पावरफुल है कंपेयर टू दैट ऑफ ए ए इंटरैक्शन एंड बी बी इंटरैक्शन, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। भले ही मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया 2 ml से, हो सकता है 2 ml से कम ना हो, सिर्फ 1 ml से कम हो, या फिर हो सकता है सिर्फ आधे ml से भी कम हो। तो डेल्टा वी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मान लीजिए 100 ml मिक्स किया तो हो सकता है सॉल्यूशन बना 198 ml का। डेल्टा वी मिक्सिंग शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और डेल्टा एच बोले तो चेंज इन एंथैल्पी कब, आफ्टर मिक्सिंग माइनस बिफोर मिक्सिंग। डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, तो हीट कंटेंट मिक्स करने के बाद माइनस हीट कंटेंट मिक्स करने के पहले इज इक्वल्स टू डेल्टा एच मिक्सिंग। अगर आइडियल में होता है 0 तो नॉन आइडियल में क्या होगा, विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो जो फॉलो नहीं करते इसका मतलब वो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन या तो डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 मतलब हो सकता है ज्यादा या फिर कम। सिमिलरली टेम्परेचर का भी हिसाब वैसा ही रहेगा। और इसमें एक और चीज ऐड करनी है, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और पी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये भी आइडियल सॉल्यूशन का ही हिसाब है। और यहां पर वो चीज क्या होगी, पी ए बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वुड नॉट बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी वुड नॉट बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये वाला हिसाब। आइडियल सॉल्यूशन ऐसा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ज्यादा या कम, तो अगर ज्यादा तो क्या और अगर कम तो क्या। तो दो कंडीशन आती है, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते ऐसे सॉल्यूशंस वो या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे या फिर निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन कैसा, निगेटिव डेविएशन कैसा, वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। और आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में आगे लिखता हूँ अगली स्लाइड में। आप इसको पहले सेव करो। कर लिया सेव? चलिए अब देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं दो तरीके के, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं और जो निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। मतलब जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए, जितना पार्शियल वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा आया, मतलब पॉजिटिव डेविएशन। और राउल्स लॉ के हिसाब से जितना पार्शियल वेपर प्रेशर आना चाहिए था उससे कम आया, मतलब निगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। आइडियल वाले तो एक ही है, और जो नॉन आइडियल है वो दो तरीके के, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे और जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे।
तो ये एकदम सिंपल है। जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उसके लिए देखो, राउल्स लॉ क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ये कब, जब आइडियल सॉल्यूशन रहे तब, लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन है क्या, नहीं, तो ज्यादा आना चाहिए। तो PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A वुड बी ग्रेटर देन ये। तो सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये भी ग्रेटर देन आएगा P0B एंड XB। प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इज इक्वल टू का साइन आता है, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो ये वेपर प्रेशर ज्यादा। तो उधर जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा वो क्या रहेगा, PA वुड बी लेस देन P0A मल्टीप्लाइड बाय XA, और PB जो रहेगा वुड बी लेस देन P0B या PB0 मल्टीप्लाइड बाय XB। ये ध्यान में रखना, जो पॉजिटिव है उसके लिए पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा, और जो निगेटिव डेविएशन शो करता है उसके लिए पार्शियल वेपर प्रेशर कम देन द स्टेटमेंट ऑफ द राउल्स लॉ। फिर यहां पर ये कंपोनेंट A है, ये कंपोनेंट B है, और ये AB बुक का बना हुआ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ज्यादा बोल रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा बोल रहा है, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर अवस्था में जाएंगे। और ये कब होगा, जब AB इंटरैक्शन कमजोर रहेगा देन दैट ऑफ BB इंटरैक्शन एंड AA इंटरैक्शन। तो जो लोग पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा, तो वेपर प्रेशर ज्यादा कब, जब उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमजोर रहेंगे तब। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहते तो वो जल्दी लिक्विड अवस्था से वेपर अवस्था में जाते नहीं, वेपर कम तो वेपर प्रेशर कम, लेकिन वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़े कमजोर हो गए। तो ऐसे केस में जो लोग पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा आता है, BB interactions are weaker than, AB interactions are weaker than AA and BB interactions। तो अगर ये पॉजिटिव वाले ऐसा शो करेंगे, पहला पॉइंट, तो निगेटिव वाले क्या होंगे फिर, यहां पर AB interactions are stronger, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम, AB interactions are stronger than AA and BB interactions। इसको समझिए, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, कम, जितना आना चाहिए था उसके कंपैरिजन में कम आया, तो ये A प्लस B, तो ये बनेगा सॉल्यूशन AB वाला। AA इंटरैक्शंस, BB इंटरैक्शंस, दोनों को मिक्स करने के बाद में आइडियल बिहेवियर शो नहीं करता, तो या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। हम यहां पर बात कर रहे हैं निगेटिव इंटरैक्शन की, मतलब वेपर प्रेशर क्या आना चाहिए, कम, निगेटिव इंटरैक्शन, पार्शियल वेपर प्रेशर आना चाहिए कम। तो वेपर प्रेशर कम तब रहेगा जब कम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर अवस्था में जाएंगे, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर अवस्था में कम जाएंगे कब, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। तो यहां पर AB का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है कंपेयर टू दैट ऑफ BB एंड AA, इसलिए लिखा AB इंटरैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB इंटरैक्शंस। फिर अब डेल्टा V, आ जाओ इधर, डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा। कैसे देख लो, जैसे बताया था 100 ml A
प्लस 100 ml B। तो A और B 100 ml, तो ये कितना आना चाहिए था? 200 ml आना चाहिए था, लेकिन कितना आया? 201 ml। ये क्या है? AB का सॉल्यूशन। तो 201 माइनस 200, 100 प्लस 100 200 आना चाहिए, 201 माइनस 200, तो ये क्या हो गया? 1 ml आ गया ना। तो 1 प्लस 1 ml, तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग माइनस वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग माइनस बिफोर मिक्सिंग, तो पॉजिटिव वैल्यू आई, तो डेल्टा V पॉजिटिव। ये ऐसे ट्रिक से ही पता चलेगा आपको, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनके लिए डेल्टा V पॉजिटिव, और जो लोग पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं डेल्टा H मिक्सिंग, ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव, जो लोग पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा H मिक्सिंग पॉजिटिव। मान लो A प्लस B ये लिया था 32 डिग्री सेल्सियस था, B भी कितना था? 32 डिग्री सेल्सियस। ऐड करने के पहले दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये बन गया AB का सॉल्यूशन। तो ये आया, मान लो 32 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन कितना आया? 33 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो 33 माइनस 32, तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू 33 माइनस 32, तो कितना आया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री से उसका तापमान बढ़ा, 1 डिग्री से उसका तापमान बढ़ा। तो क्यों? क्योंकि वो मिक्स होने के लिए बाहर से उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और जहां पर डेल्टा H पॉजिटिव आता है, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ओके, तो डेल्टा H मिक्सिंग भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। व्हेन डेल्टा H इज पॉजिटिव, प्रोसेस, इस केस में प्रोसेस कौन सी है? मिक्सिंग, तो प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, मतलब बाहर से टेम्परेचर खुद लेगा। डेल्टा H पॉजिटिव, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो जितना ज्यादा बाहर से टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, वैसे वैसे वो मिक्सिंग की जो प्रोसेस है अच्छे से मिक्स होंगे। ओके, यहां पर रोमन 2, जो लोग निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव के लिए डेल्टा V मिक्सिंग पॉजिटिव, तो निगेटिव के लिए डेल्टा V मिक्सिंग निगेटिव। निगेटिव कैसे देख लो? 100 ml A प्लस 100 ml B, सॉल्यूशन क्या मिलना चाहिए हमको? 200 ml AB सॉल्यूशन, AB का बना हुआ सॉल्यूशन। हमको मिला ये 199 ml, और डेल्टा V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग माइनस वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग, तो ये 199 माइनस 200, तो आंसर आएगा -1 ml, -1 ml। तो बस डेल्टा V -1 आया ना, डेल्टा V क्या आया? निगेटिव। तो जो लोग निगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनके लिए डेल्टा V मिक्सिंग निगेटिव। तो जैसा मैंने बताया 100 ml प्लस 100 ml आना चाहिए था 200 ml, कितना आया? 199 ml। तो वहां पे क्यों वॉल्यूम कम हुआ? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़े, AB का इंटरैक्शन स्ट्रांग है कंपेयर टू AA, AB इंटरैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड AB। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़े तो लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर अवस्था में जाएंगे नहीं, और लिक्विड अवस्था छोड़ के वेपर अवस्था में कम जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी कम। तो डेल्टा H मिक्सिंग क्या रहेगा? ये भी आएगा निगेटिव। मान लीजिए A का टेम्परेचर था कितना? 32 डिग्री सेल्सियस, B का कितना था? 32 डिग्री सेल्सियस। तो AB सॉल्यूशन जो बना कितना आना चाहिए था? 32, लेकिन निगेटिव डेविएशन शो करता है,
तो 32 ये आ जाएगा मान लो 30 डिग्री। तो डेल्टा एच मिक्सिंग टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग माइनस टेम्परेचर बिफोर मिक्सिंग, तो 30 माइनस 32 कितना आया, -2 डिग्री। टेम्परेचर कम हो रहा है यहां पे उसका खुद का, ठीक है। तो ये होगा। और जब डेल्टा एच रहता है निगेटिव, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ये ध्यान में रखना। पॉजिटिव डेविएशन के लिए एंडोथर्मिक और निगेटिव डेविएशन के लिए एक्सोथर्मिक। जो लोग पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और जो लोग निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस का एक एग्जांपल लिख लेता हूं। जो पॉजिटिव, तो बेंजीन प्लस एसीटोन, ये जो सॉल्यूशन बनता है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और निगेटिव डेविएशन शो करने वाले एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ओके, यहां पर एक जो कंपोनेंट है वो कॉमन है, एसीटोन एसीटोन। बेंजीन एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन निगेटिव डेविएशन। ओके, ठीक है, इसको पहले सेव कर लीजिए, फिर आइडियल सॉल्यूशन का एक लिखा कर देता हूं। हो गया। जो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं उसमें से एक एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोलीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर है ऐसा और टोलीन का स्ट्रक्चर रहता है CH3। मिथाइल बेंजीन मतलब ही टोलीन। इनसे जो सॉल्यूशन बनता है शोज आइडियल बिहेवियर, लगभग आइडियल बिहेवियर। एग्जैक्ट आइडियल सॉल्यूशन रेयर केस में ही बनते हैं। ये एक ऐसा एग्जांपल लिखा है जो नियर अबाउट आइडियल सॉल्यूशन की तरह शो करता है। ओके, तो इस वीडियो में हमने स्टडी किया है लिक्विड सोल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट से बना हुआ जो सॉल्यूशन रहेगा, और उसमें भी वो दोनों अगर वोलाटाइल कंपोनेंट्स है तो जो वेपर प्रेशर रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। राउल्स लॉ देखा हमने लिक्विड से बने हुए सॉल्यूशन के लिए। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जो वीडियो आएगा अपकमिंग, इसमें प्लेलिस्ट के हिसाब से अगर आप चल रहे तो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट वोलाटाइल रखते हैं और सॉलिड सोल्यूट उसमें ऐड किया जाता है, और वो जो सॉलिड सोल्यूट रहता है वो नॉन वोलाटाइल रहता है। ओके, सॉल्वेंट वोलाटाइल और सोल्यूट नॉन वोलाटाइल। तो वेपर प्रेशर कैसे स्टडी करते हैं वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आप देखेंगे। तो यहां पर ये वीडियो 100% कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर करेंगे। सेव करो इसको।